हेलो बच्चों, हम अभी तक इसमें प्रश्न जो संबंध एवं फलन चैप्टर है, इसकी प्रश्नावली 1.1 के क्वेश्चन मैंने कुछ कराए थे, कुछ करने के लिए भी दिए थे घर से करने के लिए, और साथ में 1.1 से रिलेटेड हम उदाहरण भी हम सारे कर चुके थे। ठीक है, तो इसके कुछ क्वेश्चंस में 1.1 के जो सममित स्वतुल्य संक्रामक वाले क्वेश्चन है, कुछ क्वेश्चन और मैं बता देता हूँ। आज इसी पे थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं इसी पे, और इसी के साथ इस जो ये वाला टॉपिक है सममित स्वतुल्य संक्रामक वाला, ये ख़त्म हो जाएगा प्रश्नावली 1.1। ठीक है, इसी पे थोड़ा सा और इसको समझ लेते हैं, तो ढंग से इनको बस में देखना। वैसे तो बता चुका हूँ, कर लेने चाहिए थे क्वेश्चन, लेकिन फिर भी मैं कुछ और क्वेश्चन जो मैंने नहीं दिए थे, जो दिए भी थे, उनको भी थोड़ा सा बता दूँगा। ठीक है, तो अभी सबसे पहले हम करेंगे जो नहीं दिए थे करने के लिए, प्रश्न नंबर 2। ठीक है, प्रश्न नंबर 2 और 4 और 5। ठीक है, और भी बात के कुछ होंगे शायद में, लेकिन स्टार्टिंग में 7-8 क्वेश्चन तक मैंने ये 3 क्वेश्चन घर से करने के लिए नहीं थे। 2, 4, 5, तीसरा भी दिया था। तीसरा मैंने जब वीडियो बनाई थी, शायद मैं बोलना उसको बताना भूल गया, लेकिन वो आसान है। ठीक है, जांच कीजिएगा समुच्चय 1, 2, 3, 4, 5, 6 में R = AB, B = A+1 है स्वतुल्य सममित संक्रामक। तो इसको मैं बताना वीडियो में तो बोलना भूल गया, लेकिन मैंने कॉपी में इसमें होमवर्क में प्रश्न नंबर 3 लिखा था, क्योंकि आसानी से तुम चले रोस्टर रूप में बना लो इसको। ठीक है, B = A+1 है ना, तो ऐसे बना लो 1, 3, मतलब बना लोगे आराम से। तुम जो कक्षा 11 में जो तुम बनाते थे, R = क्रमित युग्म में बनाना था, वो बना के ईजीली तुम स्वतुल्य सममित संक्रामक इसको बता सकते हो। ठीक है, तो इसलिए कुल मिला के 2, 4 और 5। ठीक है, ये क्वेश्चन हम करेंगे, तो इसमें मैं बारी बारी से तुम बताऊंगा कि कैसे ये क्वेश्चन होंगे। ठीक है, थोड़ा बहुत मिलते जुलते एक दूसरे से, दिखने में एक जैसे कुछ लगता है ना ये। ठीक है, तो मैं बताता हूँ, लेकिन मैं सबसे पहले इसमें बताऊँगा प्रश्न नंबर 4। हम पढ़ रहे हैं प्रश्नावली 1.1, उसके कुछ क्वेश्चन हम ऑलरेडी कर चुके हैं। ठीक है, प्रश्नावली 1.1 और कुछ क्वेश्चन हम आज पढ़ेंगे इसमें। तो प्रश्नावली 1.1 में जैसे कि मैंने बताया, मैं क्वेश्चन नंबर 4 पहले कराऊंगा, फिर क्वेश्चन नंबर 2 और 5 पे बात करेंगे। ठीक है, तो ये है क्या, सिद्ध कीजिए कि R में, R जान तो यहाँ पे R ये है ना, कैपिटल R लिखा हुआ है, कैपिटल R और थोड़ा सा गाढ़ा भी किया हुआ है। ठीक है ना, नहीं भी किया हुआ तो यहाँ पे R से क्या मतलब, R में R अभी बताता हूँ, R में R = AB, पहले लिख लेता हूँ इस क्वेश्चन को, सब्जेक्ट AB > B। ठीक है ना, > B द्वारा परिभाषित संबंध R स्वतुल्य तथा संक्रामक है, सिद्ध करने वाला है। इसका मतलब आंसर तुम्हें दिया है, संक्रामक है किंतु सममित नहीं है। ठीक है, तो सिद्ध कीजिए कि R में, अब मैं बताता हूँ, R में जब हम बोलते हैं ना, R में, A में, B में, तो हम ये चीज़ क्या होता है, ये एक तरीके से समुच्चय होता है। ये किस समुच्चय से किस समुच्चय, यानी कि R से और R में, ये संबंध किस से किस में है, R से और R में। R किसे बोलते हैं, वास्तविक संख्याओं को ना, मतलब कुछ भी वास्तविक संख्याएँ तो सभी होती हैं ना, चाहे वो नेचुरल नंबर हो, पूर्ण संख्याएँ हो, पूर्णांक संख्याएँ हो। ठीक है ना, प्राकृत संख्या, सारी की सारी संख्याएँ क्या होती है, वास्तविक, वो जो दशमलव वाली होती हैं, जो बटे वाली होती हैं, वो सारी की सारी क्या होती हैं। तो ये R से R में, ये R रिलेशन का R नहीं है, लेकिन ये दूसरा वाला जो R है, ये है संबंध R। इनमें संबंध है क्या, ठीक है ना, इन वास्तविक संख्याओं में किस किस में संबंध है। संबंध उसमें जब पहली वाली संख्या A और B में संबंध इस तरीके से कि A > B, जो पहली वाली संख्या है वो दूसरी वाली से या तो छोटी है या उसके बराबर है, छोटी है, लेस देन या इक्वल टू। ठीक है, तो ये संबंध बताना, ये स्वतुल्य संक्रामक तो है लेकिन सममित नहीं है। ठीक है, A <B ध्यान रखना। तो अब हम ऐसा करते हैं, इसका हल निकालने की कोशिश करते हैं। ठीक है, हल निकालने में तो हमें पता है, हम सबसे पहले क्या सिद्ध करने की कोशिश करते हैं, स्वतुल्य। अब हालांकि आंसर हमारे सामने है, लिखा हुआ है कि स्वतुल्य है ये। ठीक है ना, स्वतुल्य है। स्वतुल्य में बच्चों मैंने कितनी बार बताया था, मैं क्या होता है स्वतुल्य में। स्वतुल्य में जैसे AB है तो क्या करते हैं, A बराबर क्या रख के देखते हैं, A = B, दोनों बराबर रखते हैं हमेशा।
सतुल्य में ए बी, तो हम ए बराबर बी रख लेते हैं। तो हम करके देखते हैं, ए इज लेस देन बी की जगह पे भी क्या रख देना ए, तो देखते हैं कि ये सत्य आता है कि नहीं आता। तो ये सही आया, ए की बी की जगह पे भी हमने ए रख दिया, ए इज़ लेस देन इक्वल टू ए या तो ए से छोटा, मतलब कोई, तो हम यहाँ पे देखने चाहते हैं कि किसी भी संख्या का खुद से ही संबंध है, मतलब संबंध यहाँ पे किन किन संख्याओं का होगा। जब पहली वाली संख्या दूसरी वाली संख्या से क्या होगी, छोटी होगी या उसके बराबर होगी। तो अब हम ये स्वयं का संबंध स्वयं से देखना चाह रहे हैं, मतलब कोई एक संख्या का खुद, तो कोई संख्या क्या खुद से छोटी या खुद के बराबर होती है, बिल्कुल छोटी तो नहीं होती, लेकिन क्या होती है, बराबर होती है। ऐसे तो नहीं बोला ना, दोनों कंडीशन या होता है ना, ए इज़ लेस देन और इक्वल टू, ठीक है ना, ए का मान बी से छोटा होना चाहिए या फिर बराबर होना चाहिए, या वाली कंडीशन भी चल जाती है। खाली अगर इसमें इक्वल होता है ना तब तो गलत हो जाता है, ठीक है, लेकिन अभी इक्वल टू भी लिखा है, ठीक है ना। खाली अगर लेस देन होता तो गलत हो जाता है, इक्वल टू वाला नहीं होता, लेकिन अभी लेस देन और इक्वल टू भी है ना, लेस देन इक्वल टू मतलब या तो छोटी हो, तो ए का मान कोई भी संख्या अपने से छोटी या फिर बराबर, तो बराबर तो होती है, इसका मतलब ये सत्य है ना, ठीक है, ऐसा होता है, ठीक है। इसका मतलब है कि क्या है कि ये जो आर है, जो आर संबंध है क्या है, सतुल्य है, क्योंकि कोई भी संख्या क्या होती है, अपने बराबर तो होती है, हमें ए इक्वल टू ए होता है, तो आर स्वतुल्य आ गया, ठीक है। नेक्स्ट है, हम निकालेंगे सम्मित, ठीक है ना। तो उन्होंने बोला सम्मित नहीं है, देखो सम्मित नहीं है, ठीक है। तो खुद ही दिमाग लड़ाओ ज़रा, अगर कोई संख्या ए इज़ लेस देन इक्वल टू बी, कोई संख्या ए है वो बी से छोटी है, सम्मित में हम उल्टा देखते हैं ना कि ए का संबंध बी से है तो बी का भी ए से होना चाहिए। अगर ए बी से छोटा है तो क्या बी भी ए से छोटा होगा, उल्टा देखते हैं, जो ए का संबंध क्या है बी से है तो वही बी का संबंध ए से होना चाहिए। तो ए अगर बी से छोटा है तो क्या बी भी ए से छोटा होगा, बी तो ए से बड़ा हो गया ना, सीधा सीधा ये गलत हो गया। तो लेकिन हम इसको थोड़ा सा लैंग्वेज में बना के लिखते हैं, कैसे, ये तुमने कई क्वेश्चन किए हैं तो अब तुम्हें समझ में आ जाना चाहिए हम कैसे लिखते हैं। हमारे लिखने का तरीका क्या होता है बच्चों, हमारे लिखने का तरीका ये होता है, हम इसमें दो संख्याएं ए बी ऐसे मानते हैं, ए बी बिलोंग्स टू आर, उसके बाद थोड़ी देर बाद हमको ये सिद्ध करना पड़ता है कि बी ए बिलोंग्स टू आर, लेकिन ये तभी सिद्ध करना पड़ता है बी ए बिलोंग्स टू आर अगर होता है, अगर नहीं होता है तो बी ए डज नॉट बिलोंग्स टू आर, तब ऐसे कट चिन्ह बना दें, जैसे अभी नहीं है तो कट का चिन्ह बना देंगे, ठीक है। तो अब तो अभी क्योंकि सिद्ध करने में ये है कि नहीं है सम्मित, ठीक है, तो इसको आगे हल करते हैं तो क्या लिखते हैं हम इसमें, ऐसे ये वाला इम्प्लाइज वाला चिन्ह लगाते हैं, ए बी बिलोंग्स टू आर। ए बी बिलोंग्स टू आर का क्या मतलब है, ए का मान क्या है, ए का मान बी से क्या है, कम है, ठीक है, ए इज़ लेस देन इक्वल टू बी। अब हमें लेकिन क्या चाहिए, अगर ए का मान बी से छोटा है तो क्या बी का मान भी ए से छोटा होगा, तो होगा ही नहीं है, ठीक है। तो क्या बी इज़ लेस देन इक्वल टू ए होगा, ये नहीं होगा, तो तुम ऐसे क्रॉस कर सकते हो, बी का मान ए से छोटा, हमें तो ये चाहिए, ये था ध्यान रखना, बी का मान ए से छोटा चाहिए था तभी संबंध हो पाता, लेकिन खुद ही सोचो ए बी से छोटा है तो क्या बी भी ए से छोटा होगा, बी तो बड़ा होगा ना, बी ए से छोटा नहीं होगा, नहीं है तो मैंने ऐसे क्रॉस कर दिया कि बी ए से छोटा नहीं है, ठीक है। तो इसका मतलब नहीं है तो क्या बोलेंगे, बी का ए से कोई भी संबंध नहीं है, बी ए नॉट बिलोंग, हमें सम्मित में ये होता है कि अगर ए बी बिलोंग्स टू आर है, सम्मित में ये होता है कि ए बी बिलोंग्स टू आर है तो बी ए बिलोंग्स टू बी आर आता है, तब सम्मित होता है, ए बी बिलोंग्स टू आर तो उल्टा भी आता है, लेकिन यहाँ पे तो होगा ही नहीं। तो ये वैसे भी तुम्हें पता चलना चाहिए कि कोई संख्या अगर खुद से, कोई संख्या किसी संख्या से छोटी है तो क्या दूसरी वाली संख्या भी पहली से छोटी होगी, नहीं होगा, वो तो बड़ी होगी, इसलिए सम्मित तो हो ही नहीं सकता, तो गलत है, सम्मित नहीं है, ठीक है, बी ए नॉट। तो ये क्या है, आर सम्मित, आर जो संबंध है वो सम्मित नहीं है, ठीक है ना। अब मैं एक चीज़ बता दूँ, जो नहीं वाली बातें होती हैं, नहीं मतलब गलत है, जो गलत वाले तो मैं एग्जाम्पल से भी बता सकते हो, ठीक है, आगे के अभी हम जो क्वेश्चन करेंगे आप एक समझेंगे कि एग्जाम्पल से भी कैसे करना, तो गलत वाले एग्जाम्पल से भी बता सकते, ऐसे बता दोगे कि ऐसे समझा दोगे तो वो भी ठीक है, लेकिन एग्जाम्पल से भी बता सकते हो। जैसे एग्जाम्पल में क्या है, ये ले लिया कि कोई संख्या एक है, वो क्या है, दो से छोटी है, ए का मान एक मान लो, बी का मान दो मान लो, ठीक है, तो 1 इज़ लेस देन इक्वल टू 2, ठीक है ना, 1 2 से छोटी है, लेकिन 2 इज़ नॉट लेस देन इक्वल टू 1, 2 तो 1 से छोटी है ही नहीं, ठीक है ना, 2 नहीं है ना 1 से छोटी, ठीक है, तो इसका मतलब हो गया कि ये सम्मित नहीं है। तो एग्जाम्पल से भी गलत वाले, लेकिन सही वाले नहीं, क्योंकि सही वालों में क्या होता है कि एक तो तुम सही बता दोगे, हो सकता है बाकी वाले सही हैं कि नहीं हैं, इसलिए बच्चों कभी भी जो चीज़ सही बतानी है उसको तुम एग्जाम्पल देके नहीं करोगे, ठीक है ना, लेकिन जो गलत वाले होंगे तो उनको एग्जाम्पल देके तुम कर सकते हो। नेक्स्ट है इसमें संक्रामक, ठीक है, संक्रामक, तो संक्रामक भी बता रखा है, संक्रामक है, सतुल्यता संक्रामक
है तो मतलब तुम्हें खाली प्रूफ ही तो करना है, ठीक है। संक्रामक में तुम्हें पता है कितनी चीज़ें, कितना मानते हैं हम, ए बी बिलोंग्स टू आर, और क्या मानते हैं, सी भी मानते हैं ना फिर, और लिखते हैं यहाँ पे, और बी सी, ए बी और बी सी बिलोंग्स टू आर। और क्या सिद्ध करना होता है हमको ये सिद्ध करना होता है संक्रामक में कि ए बी बिलोंग्स टू आर है, बी सी बिलोंग्स टू आर है, तो ए और सी लास्ट वाला, ए का संबंध भी सी से, ए सी बिलोंग टू। तो इसका मतलब क्या हुआ, देखो अभी ए बी बिलोंग्स टू आर का मतलब है कि संबंध क्या दिया था, संबंध तब होता है जब ए का मान पहली वाली संख्या दूसरी वाली से छोटी है। इसका मतलब है ए छोटा है या बराबर है बी के, और इसका मतलब क्या है, पहली वाली संख्या जो बी है वो छोटा है सी से। तो सिद्ध क्या करना है कि पहली वाली ए किससे छोटी होगी, सी से। तो देखो ज़रा हम करते हैं, इसका मतलब क्या होता है, और बाकी मैं तुम्हें अभी समझाता हूँ कि इसको, हालांकि तुम डायरेक्ट इसे लिख सकते हो लेकिन पहले समझना भी है। इसका मतलब हुआ ए इज़ लेस देन बी, ये तो सिंपल समझ में आ गया, तभी तो संबंध, यही तो संबंध दे रखा है कि ए और बी का संबंध तभी है जब पहली वाली संख्या दूसरी वाली से छोटी या बराबर है। और यहाँ पे क्या हो गया, पहली वाली संख्या क्या होगी, दूसरी वाली से छोटी या बराबर। अब खुद ही दिमाग लगाओ, ठीक है। ये दोनों को अगर मैं मिला दूँ, मिक्स कर दूँ मैं, ये देखो बी, ये भी बी है, ये भी बी है, तो मैं ऐसे भी तो मिला सकता हूँ, ए इज़ लेस देन, ठीक है ना, और ये बी है और हटा देता हूँ, यहाँ पे भी बी है, यहाँ पे भी बी है, तो मैंने ऐसे कर दिया, यानी कि ए इज़ लेस देन बी, बी इज़ लेस देन सी। तो कुल मिला के तुम्हें इस पूरे उसमें क्या पता चल रहा है कि बी से छोटा है ए, सी से छोटा है बी, तो ए इससे भी छोटा होगा, सी से होगा, तो देखो ए सबसे छोटा है, फिर ए से बड़ा है बी, बी से बड़ा है सी, तो सिंपल सी बात है कि सबसे छोटा ए है, फिर बी है, उससे बड़ा मतलब सी है, उससे बड़ा, सबसे बड़ा सी है। अगर मैं बी को हटा दूँ और इनकी बात करूँ, इन दोनों की, ए और सी की, तो ए छोटा होगा सी से होगा, तो हमें यही तो चाहिए था। इसका मतलब है ए इज़ लेस देन इक्वल टू सी, ये क्या होगा, सी से छोटा या उसके बराबर होगा, ठीक है। तो सिंपल है, ए बी सी कोई दो संख्याएं भी, तीन संख्याएं भी ले लो, मान लो एक संख्या ले ली 2, एक संख्या ले ली 3, एक संख्या ले ली 4, 2 छोटा है 3 से, 3 छोटा है 4 से, तो क्या 2 4 से छोटा होगा, सही है बिल्कुल, 2 भी 4 से छोटा होगा, तो वही बात है, ठीक है। ए इज़ लेस देन इक्वल टू सी, ठीक। यहाँ से हमें प्रूफ हो गया कि ए सी बिलोंग्स टू आर। तो ध्यान से समझ के इसके क्वेश्चन जब तुम करोगे ना, बहुत ईजीली ये क्वेश्चन हो जाते हैं, ठीक है, ऐसी कोई दिक्कत नहीं आती। तो आर क्या है, संक्रामक है। जहाँ पे तुम्हें ऐसा लगता है कि दिक्कत वाली बात मैं बता रहा हूँ, वहाँ पे क्या करना है, कैसे करना है, ठीक है ना। तो आर संक्रामक है, तो आगे, ठीक है। देखो क्वेश्चन नंबर 2 है, ठीक है ना। पहले मैंने प्रश्न नंबर 4 कराया था जो सिंपल था, ठीक है ना, जो सिंपल था, नॉर्मल था, एज लेस देन बी था बस खाली, ठीक है, इसलिए वो मैंने पहले करा दिया था, वो थोड़ा सिंपल सा था। अब मैं जो क्वेश्चन कराने जा रहा हूँ, प्रश्न नंबर 2, सीधी कीजिएगा वास्तविक संख्याओं के समुच्चय में। ये थोड़ा मिलता जुलता वैसे ही लग रहा है ना ये, ठीक है ना, लग तो वैसे ही रहा है ये। क्या फ़र्क है इसमें, इसमें है ए इज़ लेस देन बी नहीं है, इस बार इज़ लेस देन इक्वल टू बी स्क्वायर है, ए छोटा है बी के वर्ग, मतलब पहली वाली संख्या दूसरी वाली संख्या के वर्ग से छोटी है। तो अब दे रखा है सिद्ध करने वाला क्वेश्चन है, सिद्ध करने वाले में तुम्हारे लिए थोड़ी सी आसानी भी आती है कि आंसर दिया होता है। तो परिवारसिक संबंध क्या है, ना तो सतुल्य है, ना सममित है, ना ही संक्रामक है, तीनों ही नहीं है इसमें, ना सममित, सतुल्य, संक्रामक, कुछ भी नहीं है इसमें, ठीक है। तो हम देखते हैं ये, तो देखो ज़रा इसे आप समझते हैं, ठीक है ना। सममित, सतुल्य, सममित, संक्रामक कुछ भी नहीं है, सिद्ध करने वाला क्वेश्चन है कि सतुल्य, सममित, संक्रामक ये कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो क्या है, हम इसको थोड़ा सा ऊपर भी मैं ऐसे लिख देता हूँ क्योंकि अभी दूसरे पेज में है, ठीक है। तो क्या चीज़, ए इज़ लेस देन इक्वल टू बी स्क्वायर, ऐसे है, ठीक है ना, ये संबंध है, ए इज़ लेस देन इक्वल टू बी स्क्वायर है। तो अब सबसे पहले हम इसका हल करेंगे। तो वैसे तो ये है आंसर इसका, हमें इतना पता है कि कुछ भी नहीं है, ठीक है। अब थोड़ा सा लेकिन ये इम्पोर्टेंट है, ठीक है ना। क्वेश्चन इम्पोर्टेंट से मेरा मतलब है, इम्पोर्टेंट तो और भी क्वेश्चन है, लेकिन कुछ चीज़ें हैं कि इम्पोर्टेंट मतलब इस नज़रिए से इम्पोर्टेंट है कि मतलब इसमें कन्फ्यूजन हो जाता है, हम गलत कर देते हैं कई बार इस क्वेश्चन को, ठीक है, गलत समझ लेते हैं। और ख़ासकर सिद्ध करने के लिए जब ना दिया हो तब, ठीक है, तुम्हें केवल जांच कीजिए लिखा हो ना, अब बोले कि बताओ कि सतुल्य, तो तुम्हारा सीधा सीधा तुम अपने मन में एग्जाम्पल लेने लग जाते हो, ठीक है ना। वास्तविक संख्या तुम्हें जो अभी देखना है वो किस से किस में देखना, वास्तविक संख्या से वास्तविक संख्या, वास्तविक संख्या क्या होती है, कुछ भी हो सकती है ना। तुम एक सामान्य वास्तविक संख्याएँ लेते हो ना तुम सतुल्य देखने के लिए, ठीक है। तो तुम क्या लोगे, तुम लोगे मान लो 2 संख्या ले लोगे तुम, देखो तुम क्या करोगे, तुम नॉर्मली 2 संख्या तुम बोलोगे, सर ने ऐसा बताया कि
सतुल्य का मतलब होता है स्वयं का स्वयं के साथ संबंध, ठीक है ना। तो यानी कि ए और बी एक साथ लेना, ठीक है, मतलब बी की जगह ए या ए की जगह बी लेना। तो हम यहाँ पे ऐसे ले देते हैं बी की जगह ए। तो कुल मिला के ए इज़ लेस देन ए स्क्वायर, मतलब कोई भी संख्या अपने वर्ग से छोटी। तो तुम्हें लगेगा, हम देख लेते हैं, मान लो 2 है तो 2 छोटा है 2 के वर्ग से। बोलोगे बिल्कुल सही है, कोई भी संख्या अपने वर्ग से तो छोटी होती है। 2 छोटी होती है 2 के वर्ग से, यानी कि 4 से छोटी होती है। 3 लो, 3 छोटा होता है 3 के वर्ग से, 3 3 9, 3 छोटा होता है 9 से, ठीक है ना। 5 छोटा होता है 5 के वर्ग से, 25 से। यानी कि कोई भी संख्या अपने वर्ग से छोटी होती है, समझो स्वतुल्य हो गया। अरे लेकिन ध्यान से देखो क्वेश्चन में क्या दिया है। क्वेश्चन में तो सिद्ध करने के लिए बोला है कि ना ये स्वतुल्य है, ना ये सममित है, ना संक्रामक है, मतलब स्वतुल्य है ही नहीं। अभी तक तुम ए इज़ लेस देन जब बी वाला पिछला क्वेश्चन पढ़ा था, ठीक है ना, उसमें स्वतुल्य हो गया था, केवल इस वजह से हुआ था, किस वजह से, ये बराबर की वजह से, ठीक है ना। इसकी वजह से हुआ था कि वो उसके बराबर की वजह से हो गया था कि कोई भी संख्या खुद के बराबर तो होती है, उसमें स्क्वायर तो था नहीं। लेकिन अब तो बराबर भी नहीं हो सकता। 2 बराबर 4 थोड़ी होता है, 3 बराबर 9 थोड़ी होता है। कोई भी संख्या अपने वर्ग के ना बराबर हो रही है, ठीक है ना, ना उससे छोटी हो रही है। 2 छोटा है 4 से, ठीक है ना, नहीं 2 छोटा है 4 से, ये हो रहा है, ठीक है ना। इसमें इक्वल टू की तो ज़रूरत ही नहीं पड़ रही, ठीक है। वो वाले में क्वेश्चन में क्या था, वो वाले क्वेश्चन में इक्वल टू की वजह से सही सिद्ध हुआ था, ठीक है ना। इस वाले में तो इक्वल टू की भी ज़रूरत नहीं पड़ रही, इक्वल टू या लेस देन होना चाहिए। मैंने थोड़ा सा गलत बोल दिया, ठीक है ना, लेस देन होना चाहिए। तो लेस देन वाला है वो चल रहा है, मतलब ये भी पिछले क्वेश्चन की तरह लग रहा है साफ साफ कि क्या है ये वाला। पिछले में तो फिर भी थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो रहा था कि कोई संख्या खुद से छोटी कैसे होगी, तो ये तो गलत लग रहा था कभी हमें, ठीक है। लेकिन वो सही किस वजह से लगा, सही इस वजह से लगा कि बराबर वाले से वो सिद्ध हो गया था कि ए बराबर, हमने ए पिछले वाले क्वेश्चन में ए इज़ लेस देन इक्वल टू बी है, तो कोई संख्या क्या खुद से छोटी होगी, नहीं छोटी तो नहीं होती। लेकिन यहाँ बराबर बोला था, तो बराबर की वजह से हमें लगा कि हाँ बराबर तो होती है, इसलिए वो स्वतुल्य सही हो गया था। लेकिन यहाँ तो साफ साफ पता चला कि कोई संख्या क्या है खुद से क्या है छोटी भी नहीं होती, छोटी तो होती है, छोटी होती है, ठीक है ना, वर्ग से छोटी होती है, कुछ भी कर लो। 3 कर लो 3 के वर्ग से छोटा, 4 कर लो 4 के वर्ग से छोटा, 5 कर लो 5 के वर्ग से छोटा, तो छोटा हो रहा है। तो फिर लेकिन क्वेश्चन में तो कहा उन्होंने कि स्वतुल्य नहीं है, ये सिद्ध करो। तो ऐसा कैसे हो गया होगा। देखो बच्चों, जैसे कि मैंने तुम्हें बताया कि अगर कोई चीज़ गलत होती है, ठीक है ना, कोई चीज़ गलत होती है तो उसमें एक ही एग्जाम्पल काफ़ी होता है। मतलब गलत होगी तो कुछ एक चीज़ भी गलत हो जाएगी ना, कोई एक संख्या भी गलत हो जाएगी तो पूरा गलत माना जाता है। सही के केस में क्या होता है, सब कुछ सही होना चाहिए, लेकिन गलत के केस में केवल एक एग्जाम्पल। तो तुम सही वाले एग्जाम्पल तो सारे देख रहे हो कि 2 है, हमने एक संख्या 2 ली, वो 2 के वर्ग से छोटी होती है, ठीक है। 3, कोई भी संख्या अपने वर्ग से छोटी, लेकिन तुम्हें कौन सा वाला समुच्चय बोला गया था, तुम्हें आर बोला गया था। आर वास्तविक संख्याएं होती हैं, क्या उसमें केवल ऐसी आती हैं 1 2 3 4 5 6 और भी आती हैं संख्याएं। तो हमें सारी संख्याएं चेक करनी है और हमें ऐसी संख्या देखनी कि जो कि ना होता हो जिसमें ऐसा, ठीक है। तो वो संख्या कौन सी है मैं बता दूं, वो वाली संख्या है कुछ बटे में संख्या तुम्हें चाहिए होगी वो, ठीक है ना। जो 0 से 1 के बीच में कोई संख्या होगी वो संख्याओं में कुछ ऐसा होता है, ठीक है ना। या कुछ और दूसरे एग्जाम्पल भी हैं, ठीक है, मैं बता सकता हूँ, लेकिन फ़िलहाल मैं एक संख्या तुम्हें ऐसी बता देता हूँ। बहुत सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं लेकिन मैं केवल एक, क्योंकि ऐसा तो नहीं कि तुम्हें हज़ारों एग्जाम्पल देना है, तुम्हें तो एक गलत एग्जाम्पल देना है। तो मैं एक संख्या मैं बता देता हूँ, वो संख्या है 1/2। अगर हम एक का मान कितना लें, 1/2 लें, ठीक है ना, 1/2 लें, तो 1/2 एक ऐसी संख्या है कि अगर मैं बोलूँ कि 1/2 क्या अपने वर्ग से छोटी होती है, 1/2 इज़ लेस देन इक्वल टू 1/2 का वर्ग। तो हम ये बोल रहे थे ना कि कोई स्वतुल्य के केस स्वतुल्य तभी होता है जब कोई संख्या खुद के वर्ग से क्या होती है, छोटी होती है। तो अब देखते हैं ज़रा 1/2, ठीक है ना, और 1/2 का ज़रा वर्ग करो कितना होता है 1/4, ठीक है। तो 1/2 छोटी है 1/2 के वर्ग यानी कि 1/4 से। तो क्या 1/2 के किससे कहते हैं, आधा, 0.5, ठीक है ना। और ये कितना हो गया, ये हो गया 0.25, 1/4। आधा बड़ा होता है कि 1/4 बड़ा होता है, आधा तो क्या होता है बड़ा होता है, यानी कि उल्टा हो गया यहाँ पे 1/2, यहाँ पे गलत। देखो अभी तक हमें ऐसे एग्जांपल मिल रहे थे ना कि कोई भी संख्या अपने वर्ग से छोटा हो जा रहा था बार बार, तो हम सोच रहे थे स्वतुल्य ही है ये। लेकिन एक एग्जाम्पल से हमें पता चल गया कि ये तो गलत हो गया, 1/2 नहीं होता छोटा। तो हम यहाँ पे ऐसे लगा सकते हैं, नहीं है छोटा, 1/2 नहीं है छोटा, 1/2 अपने वर्ग से छोटा नहीं है, 1/2 1/4 से छोटा नहीं होता, 1/2 तो 1/4 से बड़ा होता है। इससे साफ पता चल गया हमें। तो गलत के केस में हमें हमेशा एक एग्जांपल देना है
तो ये आर क्या है, स्वतुल्य नहीं। तो बच्चों तुम्हें एग्जाम में ना ये एग्जाम्पल याद रखना है, क्या, एक बटे दो वाला, ठीक है। तो यहाँ से तुम्हें पता लगे कि एक बटे दो नॉट बिलोंग्स टू आर। एक बटे दो आर में एक बटे दो का संबंध एक बटे, जबकि एक बटे दो भी क्या कौन सी संख्या है, एक बटे दो भी यहाँ पे आर वास्तविक संख्या है, और यहाँ पे एक बटे दो भी कैसी है, वास्तविक संख्या है, लेकिन इसका संबंध इसके साथ नहीं है। इसका मतलब है कि ये क्या है, स्वतुल्य आर जो संबंध है स्वतुल्य नहीं है। सारी संख्याओं में ऐसा नहीं हो रहा कि कोई भी संख्या खुद से छोटी है, खुद के वर्ग से छोटी है। तो एक बटे दो का वर्ग करते हैं तो तुम्हें हर बार ये लग रहा हो कि कोई भी किसी भी संख्या का वर्ग करते हैं तो बड़ा ही आता है, नहीं, कभी कभी किसी भी संख्या का वर्ग करके छोटा भी आ जाता है, ठीक है। 0 से 1 के बीच की संख्याओं का वर्ग करोगे ना तुम किसी का भी, तो वो छोटे मिलेंगे तुम्हें उससे भी। 1 बटे 2 का वर्ग करो तुम तो 1 बटे 4 आ गया, वो उससे भी बड़ा ना मिलकर छोटा मिल गया, ठीक है। तो ये स्वतुल्य नहीं है। ऐसे ही हम देख सम्मित की तो कोई दिक्कत नहीं थी। सम्मित में तो पहले भी हमारा सम्मित नहीं निकला था ना। तो कोई संख्या अगर सम्मित में तुम एग्जांपल देना चाहते हो तो एग्जांपल दे सकते हो, जैसे पहले लिखा था वैसे करना चाहते हो तो वैसे भी कर सकते हो। और एग्जांपल देना चाहते हो कोई भी एग्जांपल इसमें चल जाएगा, नहीं गलत मैंने तुम बताया ना, गलत के लिए एग्जांपल दे सकते हो तुम, ठीक है। तो कोई भी एग्जांपल दे देते हो, माना तो इसमें तो आसान सा कोई भी एग्जांपल दे सकते हो कि 2 3, लेकिन एग्जांपल ऐसे देना जिसमें गलत आए, ठीक है ना। 2 3 बिलोंग्स टू आर, 2 3 बिलोंग्स टू आर है, इसका मतलब क्या होगा, 2 छोटा है, ठीक है ना, 2 छोटा है 3 के वर्ग से, तो ये सही है, 2 छोटा है 3 के वर्ग से, ठीक है। एग्जाम्पल तुम्हें थोड़ा सा अलग लेना पड़ेगा, नहीं तो फिर ये सही निकल जाएगा, ठीक है। मैंने बोला था एग्जाम्पल हमेशा वो लेना है जो गलत निकल जाए यहाँ पे, ठीक है ना। 1 2 लो, और वो आसान भी हैं ज़्यादा, 1 से शुरू करो, 1 और 2 सिंपल संख्या है, ठीक है। 1 2, तो 1 छोटा होता है 2 के वर्ग से, ठीक है, 1 छोटा होता है 2 के वर्ग से, सही है बिल्कुल, ठीक है। यही तो संबंध था कि सम्मित में 1 2 बिलोंग्स टू आर है मान लो, ठीक है ना, यानी कि कोई संख्या 1 है जो कि इसका संबंध 2 से है, मतलब वो 2 के वर्ग से क्या है, छोटी है, 1 2 के वर्ग से छोटी है। लेकिन हमें क्या देखना है, हमें अब इसका उल्टा करना है, 1 का संबंध 2 से तो 2 का 1 से भी होगा, ठीक है। हालांकि हमें पता है कि ये सम्मित गलत निकलने वाला है। तो हम देखेंगे 1 अगर 2 के वर्ग से छोटा है, क्या है, 2 भी 1 के वर्ग से छोटा है, ठीक है। 1 तो 2 के वर्ग से छोटा है, क्या 2 भी 1 के वर्ग से छोटा है, तो 1 के वर्ग से छोटा होता है, नहीं, 2 तो उससे बड़ा होता है, इसका मतलब इसे कट कर दो, 2 1 के वर्ग से छोटा नहीं है। इसका मतलब है कि 1 का संबंध तो 2 से है, लेकिन 2 का संबंध 1 से नहीं है। तो हमें एक गलत वाला एग्जाम्पल ले लेना, सम्मित वाले में तो 1 2 ले लेना बस खाली, ठीक है ना, तो उसी से आराम से हमें पता चल जाता है। ठीक है, आर सम्मित नहीं है। इसमें मेन जो एग्जाम्पल होता है ना, वो एग्जाम्पल है कि स्वतुल्य वाला है, 1 बटे 2 लेना, सम्मित वाला मिल जाता है आराम से 1 2, ठीक है। मेन स्वतुल्य वाला होता है। अब मेन एक और दूसरा भी होता है, संक्रामक वाला भी बहुत मेन होता है एग्जाम्पल लेना, क्योंकि संक्रामक भी नहीं है उन्होंने कहा है ना, तो इसमें मेन एग्जाम्पल लेना ही होता है कि वो संख्याएं कौन सी लेनी। कहीं तुमने ऐसी संख्याएं लिखी कि तुमने संख्याएं ऐसी ले ली ना जो संक्रामक कहीं दिख गया, तो फिर फ़ायदा थोड़ी है, तुम्हें तो गलत दिखाना है ना। तो उसके लिए जो मैं तुम्हें बताऊँगा वही तुम संख्याएँ तुम लेना एग्ज़ाम में, ठीक है ना, उनको तुम याद रख लेना चाहते हो, क्योंकि एग्ज़ाम में तुम अब इतना दिमाग थोड़ी लगाते रहोगी कि कौन कौन सा हम लेने की कोशिश करें, उनको याद ही रख लेना, ध्यान रख लेना उन संख्याओं को, ठीक है ना। तो मैं बता देता हूँ इसमें संक्रामक के लिए, ठीक है ना। संक्रामक में जो संख्याएं तुमने लेनी है, 3 संख्याएं लेती है ना, तो 3 संख्याएं जो लेनी है तुमने लेनी है, पहली संख्या 3 लेनी है, दूसरी संख्या 1.5 दूसरी संख्या लेनी है 1.5, दूसरी संख्या 3 से कम लो 2, ठीक है ना, और अगली संख्या लेनी है 1.5। तो इसको जो ज़रा मन में बैठा के रख लेना कौन कौन सी संख्याएं लेनी है, क्या क्या बताइए ना, 3 2 और 1.5। देखो छोटी होती जा रही है, तुम्हें पता चल रहा है, 3 है, 3 से छोटा होता है 2, 2 से छोटा होता है 1.5 होता है, ठीक है ना। इनको तुम्हें मन में रख लेना, ठीक है। 3 2 1, तुम थोड़ा सा भी इनमें चेंजेस करोगे ना तो गलत हो सकता है आंसर, ठीक है। 3 2 1 से भी काम नहीं बनने वाला। कहीं तुम बोलोगे कि अरे 3 2 1.5 क्यों रखा सर, 3 2 1 ही ले लेते, वो थोड़ा सा आसान लग रहा था, लेकिन वो फिर संक्रामक हो जाता और तुम्हारा आंसर फिर गलत आ जाता। तुम्हें ऐसी संख्याएं लेनी जिससे संक्रामक ना हो, ठीक है। तो मैंने ऐसी वाली ली है जिससे संक्रामक, तो तुम्हें 3 2 1.5 ये लेना है। तो इसको तुम्हें एग्जाम में याद रख लोगी कि जो a<b² वाला क्वेश्चन है उसमें संक्रामक में ये संख्याएं लेनी है 3 2 1.5, ठीक है ना। a <2 में
3 2 1.5, ऐसे में देख सकते हो 3 3 से छोटा 2, 2 से छोटा 1.5, ठीक है। अब ये संख्याएं कैसे कैसे करके लेते हैं तुम्हें पता ही है, 3 है लेकिन हम ग्रुप में लेते हैं, तो हम कैसे लिखते हैं 3 2 बिलोंग्स टू आर और 3 2 बिलोंग्स टू आर और 2 1.5 बिलोंग्स टू आर, ठीक है। इसका मतलब है कि 3 क्या संख्याएं ऐसी लेनी की जो हो, देखो तो हम आगे देख भी लेते हैं। 3 2 बिलोंग्स टू आर मतलब 3 छोटा है, ठीक है ना, ये बराबर है 2 के वर्ग से, और 2 छोटा है किसके वर्ग से, 1.5 के वर्ग से। तो देखो ये सही भी तो होना चाहिए, 3 छोटा है 2 के वर्ग से, सही है। 2 का वर्ग कितना होता है 4, तो 3 छोटा है 4 से, बिल्कुल सही है। और 2 छोटा है 1.5 के वर्ग से, 1.5 का वर्ग कितना होता है, कितना हो गया 225 करेंगे 15 का, और 2.25, तो 2 छोटा है 2.5, ये भी बिल्कुल सही है। 3 छोटा है 4 से, बिल्कुल सही, और 2 छोटा है 2.25 से, बिल्कुल सही। अब मैंने अभी बोला ना 3 2 1 नहीं लेना, ठीक है ना। अगर तुम 1 लेते तब गलत हो जाता, तब क्या होता, तब लिखते तुम 2 छोटा है 1 के वर्ग से, ठीक है। 2 छोटा है 1 के वर्ग से, तो 1 के वर्ग से 2 छोटा होता है कोई, 2 तो बड़ा होता है, तो गलत हो जाता ना, ठीक है। इसीलिए 1 नहीं लेना, 1.5 लेना ज़रूरी है, संख्याएं लेनी ये ज़रूरी हैं, तो ये सही आ गया। लेकिन तुम्हें तो क्या दिखाना है, अब तुम्हें देखना है कि क्या तुम्हें बताना है पहले वाले में और लास्ट वाले में, क्योंकि 3, ठीक है ना, छोटा होगा। इसमें तुम्हें ये बताना है कि 3 और 1.5 में कोई संबंध है, यानी कि 3 छोटा है। देख हमें तुम्हें ये सिद्ध करना है कि 3 छोटा है 1.5 के वर्ग से, ये 3 छोटा है 1.5 के वर्ग से, तो क्या 3 1.5 के वर्ग से छोटा होता है। 1.5 कितना का वर्ग कितना हुआ 2.25, और 3 क्या है, 3 बड़ी संख्या हो गई ना, इसका मतलब गलत है। 3 1.5 के वर्ग से छोटा नहीं है, 3 2 के वर्ग से तो छोटा है, 2 1.5 के वर्ग से छोटा है, इसका मतलब गलत है। इसका मतलब 3 और 1.5 में कोई भी संबंध नहीं है, हमने यही तो बताना था, 3 और 1.5 में संबंध नहीं है, नहीं काट देना है। तो इसका मतलब है ये आर क्या है, संक्रामक। ये बिल्कुल ध्यान से तुम इसके एग्जाम्पल अगर तुमने ध्यान रखे ना, नहीं है, ठीक है ना। तो मेन चीज़ इसका एग्जाम्पल थोड़ा आसान होता है, सम्मित वाला 1 2, और भी बहुत सारे एग्जाम्पल मिल जाते हैं, ठीक है ना, वो ले लेते हैं, हमें तो हो जाता है, ठीक है ना। लेकिन इसके एग्जाम्पल सतुल्य में 1/2 लेना है, ध्यान रखना, ठीक है ना। 1/2 छोटा है, वो जो सतुल्य में तो एक संख्या लेते हैं ना, कि वही संख्या अपने से या अपने छुट्टे वर्ग से, जो भी क्वेश्चन में जो उससे छोटी होनी चाहिए, तो यहाँ पे 1/2, ठीक है। सम्मित में 1 2 कोई भी ले लो, संक्रामक में ये लेना है, ठीक है। आगे समझ में इस तरीके से तुमने ये काटना है। इसके बाद बच्चों एक क्वेश्चन इसमें और है, जैसे कि मैंने बोला था, कौन सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5। अब मैंने ये देखो क्वेश्चन नंबर 5 है जो, इसमें क्या है, ये वाला मैंने तुम्हें घर से करने के लिए नहीं दिया था, लेकिन अब मैं घर से करने के लिए दे रहा हूँ, लेकिन मैं तुम्हें हिंट भी दूंगा, बिल्कुल ऐसा ही है, ठीक है ना। ये किसकी तरह है, क्वेश्चन नंबर कौन सा कराया था मैंने अभी, 2 की तरह करना है, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 2 की तरह करना है, और इसमें भी खास बात है, ठीक है ना। इसमें भी क्या है, इसमें जांच करने वाला है स्वतुल्य सम्मित संक्रामक है या नहीं, बताओ। तो इसमें भी यही है सेम, ये जांच करने वाला, लेकिन ना ये स्वतुल्य आने वाला, ना सम्मित आने वाला, ना संक्रामक। इसमें जो स्वतुल्य वाला एग्जाम्पल है मैं केवल बता देता हूँ, स्वतुल्य के लिए तुम्हें क्या लेना, ये क्वेश्चन पहले है क्या ये तो बता दो छोटा सा। केवल इसमें ये संबंध a इज़ लेस देन इक्वल टू b की घात 3 है, b क्यूब है बच्चों, b क्यूब। यहाँ पे इज़ लेस देन b स्क्वायर था ना, अब b क्यूब है, ठीक है। तो स्वतुल्य के लिए तुम्हें क्या एग्जांपल लेना है, स्वतुल्य के लिए फिर से वही लेनी है संख्या, कौन सी वाली, 1/2 ही जो पहले ली थी। 1/2 छोटा होता है 1/2 के क्यूब, 1/2 का क्यूब कितना हुआ 1/8, तो 1/8 से छोटा है नहीं, बिल्कुल नहीं, 1/2 तो अभी भी बड़ा ही है, 1/2 बड़ा और 1/8 क्या है, छोटा है, तो ये गलत हो गया। इसका मतलब स्वतुल्य ये, इसमें 1/2 लेना है, तो स्वतुल्य नहीं निकला, ठीक है ना। नेक्स्ट है सम्मित। सम्मित के लिए फिर से एग्जाम्पल कुछ भी ले लेना, 1 2 ही ले लेना, जैसे अभी तुमने 1 2 लिया था, ठीक है ना, तो कर लेना वो सम्मित, वो नहीं निकलेगा सम्मित भी, ठीक है। 1 छोटा होता है 2 के क्यूब से, 2 छोटा होगा 1 क्यूब से, गलत। सेम ऐसे ही करना जैसे ऊपर क्वेश्चन करा रखा है। और संक्रामक, बस जहाँ जहाँ पे स्क्वायर था यहाँ पे क्यूब करना, ठीक है। और संक्रामक में तुम्हें जो एग्जांपल लेना है, तुम अगर ये एग्जांपल लोगे ना 3 2 और 1.5, तो बच्चों नहीं होने वाला है क्वेश्चन, मैं पहले ही बताता हूँ तुम्हें। तो इसकी, लेकिन मैं कुछ ऐसा एग्जांपल बताने की, ऐसा उदाहरण बताने की कोशिश कर रहा हूँ जो कि तुम्हें याद करने में ज़्यादा वो ना हो, जैसा ये है ना इसी से रिलेटेड बता रहा हूँ मैं तुम्हें जानबूझ के, ठीक है ना। तो मैं वो संख्याएँ बता रहा हूँ, 3.5 2 और 1.5, ये संख्याएँ बताई मैंने, ठीक है ना। तो इनसे अगर तुम करोगे तो वो संक्रामक भी नहीं निकलेगा, ठीक है ना।
3.5 2 के क्यूब से छोटा होता है, ठीक है, सही आएगा। 2 1.5 के क्यूब से छोटा होता है, ये भी सही आएगा। लेकिन 3.5 1.5 के क्यूब से छोटा होता है, ये गलत आने वाला है, ठीक है। तो इससे ये संक्रामक सिद्ध नहीं होगा, ठीक है। तो ये संक्रामक भी नहीं है। लेकिन इसमें उदाहरण 3 मत लेना, तब नहीं हो पाएगा अगर यहाँ पे तुम 3 लोगे। हाँ, एक चीज़ बता दूँ, अगर तुम और थोड़ा सा ये चाहते हो कि तुम ये चाहते हो कि हम कुछ बहुत ही कम याद करना चाहते हैं, मतलब एग्ज़ाम के लिए, ठीक है। तो तुम अगर ऐसा चाहते हो, ठीक है, तो तुम चाहते हो कि एज लेस देन b² वाला और एज लेस देन क्यूब वाला, दोनों में हम एक ही चीज़ याद करना चाहते हैं। तब बच्चों का तुमने ये याद कर लिया ना, 1/2 1 और 2 और 3/5 वाला और 2 1.5, ये 3/5 वाला, ये इसमें भी काम कर जाएगा। यहाँ पे तुम 3 की जगह अगर 3.5 भी लिखोगे ना, 3.5, तो ये यहाँ पे काम कर जाएगा, 3.5 3.5, तो तब तुम्हारे दोनों क्वेश्चन के लिए यही हो जाएंगे, 1/2 1 2 और 3.5 2 और 1.5, ठीक है। ये दोनों क्वेश्चन में काम कर जाएंगे ये, ठीक है। और अगर अलग अलग करना चाहते हो तो 3 2 1.5 और 3.5 2 1.5, ये नंबर तुम्हें याद रखना है। और एक ही नंबर याद रखना चाहते हो तो 3.5 2 और 1.5, ये नंबर तुम्हें ध्यान रखना है। 3.5 2 1.5 वो यहाँ पे भी काम करेगा, यहाँ पे भी काम करेगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन खुद से करना। अब इसमें क्वेश्चन नंबर पहले मैं 9 बताता हूँ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 क्वेश्चन इसमें इसका क्वेश्चन नंबर 9, इसमें क्या है, समुच्चय ए दे रखा है, ये इसमें ज़्यादा कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं। x बिलोंग्स टू z, ठीक है ना, और x का मान क्या है, 0 से 12 के बीच में है, ठीक है ना। x का मान 0 से 12 के बीच में में दिए गए निम्नलिखित संबंधों R में से प्रत्येक एक तुल्यता संबंध। तो ये बताना कि जो नीचे संबंध दिए, 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं इसमें। पहला क्वेश्चन दिया R बराबर AB, ठीक है ना, और A-B क्या है, 4 का एक गुणज है, ठीक है ना। A-B 4 का एक गुणज है। तो बच्चों देखो, इसमें वैसे तो तुम्हें बता दें कि तुल्यता संबंध से सिद्ध करना है, सिद्ध करने वाला, इसका मतलब ये सतुल्य भी है, सममित भी है, संक्रामक, अगर ये तुम्हें बताना ही है। 4 का गुणज, इसको 2 तरीके से लिख सकते हैं, ये पहले भी हमने पढ़ा था। 4 का गुणज का मतलब हो गया, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, 4 से क्या है, 4 का गुणज या 4 से भाज्य है, मतलब 4 से पूरा चला। 4 का गुणज कोई संख्या, 4 की गुणज संख्या कैसे होती है, 4 8 12 16, ठीक है ना, 20, ठीक है ना, 32, इस टाइप की संख्या हैं, ठीक है ना, 40, ठीक है, 48, इस टाइप की संख्याएं और भी होती हैं, बीच बीच में मैंने छोड़ दी हैं, ठीक है। तो ये सब संख्याएं क्या होती हैं, 4 की गुणज ऐसी तो होती हैं, इन्हें 4 का गुणज बोलते हैं। लेकिन यही सब संख्याएं 4 से भाग भी तो चली जाती हैं, तभी तो 4 की गुणज है। 4 एकम 4 4 दूनी 8 8, 4 से भाज्य भी बोल सकते हैं कि 4 से भाग चली जाती है, ठीक है। तो हम देखेंगे सबसे पहले सतुल्य में क्या करते हैं। सतुल्य में तो A बराबर B रखते हैं ना, तो यहाँ पर हम रखेंगे B की जगह पर भी 1 रख देंगे। तो ये देखेंगे A-A क्या है, 4 से भाज्य, 4 का गुणज है, 4 से भाज्य है, तो देखो तो 4 से भाज्य है। तो देखें, चेक करें, A-A कितना हो गया, 0, तो 0 4 से भाज्य है, तो सत्य आ गया ना, सही है ना, ये सत्य है, 0 4 से भाज्य है ना। इसका मतलब एक किन्हीं 2 संख्याओं के बीच में संबंध होगा, ठीक है, A-B, जब उनका अंतर क्या होगा, 4 से भाज्य होगा। किन्हीं भी 2 संख्याओं का अंतर हमेशा शून्य आता है, शून्य तो 4 से भाज्य हो गई, इसका मतलब R जो है, संबंध R के सतुल्य है, ठीक है। तो इसमें इस तरीके का हमने 2 से भाज्य है, कुछ ऐसा एक क्वेश्चन कराया था, तो ये वैसा ही है। सतुल्य के बाद क्या जाएगा, सममित। सममित में बच्चों हम कैसे करते हैं, याद होगा तुम्हें, ऐसे लिखते हैं, AB बिलोंग्स टू R, तो क्या सिद्ध करना होता है हमें, BA बिलोंग्स टू R, ठीक है। AB बिलोंग्स टू R है, तो AB बिलोंग्स टू R का मतलब क्या हुआ, ठीक है। A-B क्या है, A-B 4 का गुणज है, या 4 से भाज्य है, 4 का एक गुणज है, या 4 से भाज्य। A-B 4 से भाज्य, हमें क्या सिद्ध करना है, AB नहीं, अब हमें BA सिद्ध करना है। BA का मतलब B-A, तो क्या A- पहले तो ये बताओ बच्चे, मॉड A-B और मॉड B-A में कोई फ़र्क भी है, ठीक है ना। अगर मॉड नहीं लगाता तभी भी थोड़ा फ़र्क था ना, ये मैंने 2 से भाज्य वाला एक क्वेश्चन कराया था मैंने उदाहरण में, वहाँ पे फ़र्क था ना, किसका फ़र्क था, चिन्ह का फ़र्क था ना। ध्यान से देखोगे, अब चिन्ह का भी फ़र्क नहीं रहा, बाहर मॉड लग गया ना, तो A-B या B-A दोनों प्लस ही लेने हैं, अब तो चिन्ह का भी फ़र्क नहीं। जब A-B 4 का गुणज है तो सिंपल सी बात है, B-A भी 4 का गुणज होगा, तो 4 का एक क्या है, वो भी गुणज है। दूसरा बच्चों में बता दूँ, अगर मॉड नहीं भी लगा होता ना इसमें, तो भी 4 का गुणज ही होता है वो, क्यों,
मॉड नहीं भी लगा होता तो भी केवल फ़र्क किसका होता है, माइनस का तो फ़र्क होता है, तो माइनस से कोई फ़र्क पड़ता है। इन सब में मैं ये जो ऊपर मैंने लिखे हैं -4 -8 -12 कर दूँ, ये 4 से भाग नहीं जाएंगे, जाएंगे बिल्कुल, तभी भी जाएंगे। ठीक है, तो अगर इसमें मॉड नहीं भी लगा होता, a-b लिखा होता खाली, तो भी हम ये 4 का गुणज होता, लेकिन अभी तो मॉड है तो अब तो बहुत आसान हो गया। दिस इम्प्लाइज तो यहाँ पे इसका मतलब हो गया कि बी ए बिलोंग्स टू आर, ए बी बिलोंग्स टू आर, तो बी ए तो क्या है, सममित है, आर क्या है, जो हमारा संबंध आर है वो सममित है। और नेक्स्ट है अगला वाला संक्रामक। तो संक्रामक में हम क्या करेंगे, 3 संख्या लेते हैं, ए बी बिलोंग्स टू आर, ठीक है ना, और दूसरा लिखेंगे बी सी बिलोंग्स टू आर, ठीक है ना। मैंने ऐसे क्वेश्चन कराए थे तुम्हें, मेरे ख्याल से तो हो जाने चाहिए थे। इसका मतलब क्या हुआ, a माइनस बी 4 का गुणज है, और इसका मतलब क्या हुआ, b माइनस सी 4 का गुणज है, ठीक है। ये हो गया। याद करो क्या बताया था, मैंने बोला था जोड़ के कोई संख्या अगर 4 का गुणज है तो उन दोनों का योग भी तो 4 का गुणज होगा। देखो ध्यान से, 4 ये 4 का गुणज है, 8 भी, 8 और 4 कितना होता है 12, वो भी 4 का गुणज है। 12 और 8 कितना होता है 20, वो भी 4 का गुणज है। 20 और 16 कितना होता है 36, वो भी 4 का गुणज है। इनका योग भी 4 का गुणज होगा, वो योग वाले से ही हम इसको करने की कोशिश करते हैं। तो हम क्या करेंगे, लेकिन इस बार बीच में मॉड है ना, तो हम मॉड के अंदर जोड़ेंगे ना, ठीक है ना। तो a माइनस बी प्लस बी माइनस सी, ये भी क्या होगा 4 का गुणज होगा, बिल्कुल अभी ऊपर बता दिया मैंने। तो b से b कट जाएगा, यहाँ से क्या हो जाएगा, a माइनस सी क्या है 4 का गुणज, यही तो हमें सिद्ध करना था, a और c का संबंध सिद्ध करना था ना। ये हम कर चुके हैं पहले, ऐसा मैंने दूसरे भाज्य वाले में ऐसा कराया था, ठीक है ना। इस प्रश्नावली में भी एक क्वेश्चन मैंने घर से करने के लिए दिया था, क्वेश्चन नंबर 8, ठीक इससे पहले वाला क्वेश्चन की मॉड a माइनस बी सम है, मॉड a माइनस बी सम है मतलब 2 से भाज्य, तो उस क्वेश्चन को सेम ऐसे ही करना जैसे मैंने ये करा रहा हूँ मैं, ठीक है ना। मॉड वाला क्वेश्चन है, ठीक प्रश्न नंबर 8, ठीक इससे पहले वाला क्वेश्चन है, उसमें जो है लिखा हुआ है कि a माइनस बी सम है, सम का मतलब 2 से भाज्य है, वो सेम ऐसे ही करना उस क्वेश्चन को, जहाँ पे 4 लिखा है 4 से भाज्य है, वहाँ से 2 से भाज्य लिखते जाना और क्वेश्चन हो जाएगा, ठीक है ना। इससे ठीक पहले वाला क्वेश्चन प्रश्न नंबर 8, तो a माइनस सी 4 का गुणज है, तो यहाँ से आ गया ए सी बिलोंग्स टू आर, ठीक है। तो क्या है, क्या आर क्या है, संक्रामक है। इसका मतलब क्या हो गया, आर क्या है, तीनों चीज़ें, तो आर क्या है, तुल्यता संबंध है। तुल्यता संबंध उसे बोलते हैं जो स्वतुल्य सममित और संक्रामक तीनों हो जाए। इसी क्वेश्चन का क्वेश्चन नंबर 9 का सेकंड पार्ट दे रखा है, ठीक है ना, कि ए और बी के बीच संबंध है जब a बराबर b है। तो मेरे ख्याल से इसको तुम्हें खुद ही कर लेना चाहिए, स्वतुल्य सममित संक्रामक आराम से सिद्ध कर दोगे। स्वतुल्य में क्या होता है, a और b की जगह एक ही रखते हैं ना, तो a बराबर a, कोई भी संख्या खुद के बराबर होती है, तो ये स्वतुल्य हो गया, ठीक है। तुम लिखोगे, करोगे खुद से करोगे सममित, अगर a बराबर b है तो क्या b बराबर a b तो होगा, ठीक है ना। तो इसको खुद ही लैंग्वेज बना के कि a b बिलोंग्स टू r ऐसे करके, तो b बराबर a b होगा। और ऐसी संक्रामक, a बराबर b है, b बराबर c है, तो a बराबर c भी तो होगा। इसको खुद ही स्वयं करोगे इसको, ठीक है ना, स्वयं करें, आराम से हो जाएगा। ये बहुत आसान क्वेश्चन है, खुद करो इसे, ठीक है। a बराबर b है, a बराबर b बराबर a, ठीक है ना, और ये a बराबर b बराबर c, ठीक है ना, तो a बराबर c हो जाएगा, ठीक है। तो खुद करना है इसको। अच्छा बच्चों, इसमें एक है प्रश्न नंबर 10, ऐसे संबंध का उदाहरण दीजिए जो सममित हो। बहुत सारे इसमें बना के तुम्हें बताने, लेकिन बच्चों ऐसे क्वेश्चन आते नहीं हैं एग्जाम में, ठीक है ना, और थोड़ा सा बहुत दिमाग लड़ाना पड़ता है इसमें कि सम्मित हो, स्वतुल्य ना हो, मतलब खुद से बनाना। इसको छोड़ने के लिए ही बोलूँगा मैं तुम्हें कि इसे छोड़ दो, ये एग्ज़ाम में आने भी नहीं वाले। तो प्रश्न नंबर 10 को स्किप कर देना, रहने दो, ये क्वेश्चन प्रश्न नंबर 10 करने की ज़रूरत नहीं है। तो जो क्वेश्चन मैंने तुम्हें घर से करने के लिए नहीं दिए थे, मतलब उनमें केवल एक क्वेश्चन अब प्रश्न नंबर 16 जो सबसे लास्ट क्वेश्चन है वो बचा है, ठीक है ना। ये भी मैंने तुम्हें घर से करने के लिए नहीं दिया था, बाकी और जो मैंने आज करा दिए वो भी घर से करने के लिए नहीं दिए थे। बाकी सारे क्वेश्चन मैंने, तो जो क्वेश्चन मैंने तो उसमें केवल प्रश्न नंबर 16 है, ठीक है ना, अब बचा इसमें, ये मैंने घर से करने के लिए नहीं दिया था। तो देख लेते हैं इस वाला क्वेश्चन, ये ऑप्शनल वाला क्वेश्चन है, दरअसल इसमें वो दे रखे हैं, ऑप्शन दे रखे हैं A B C D 4 ऑप्शन दे रखे हैं। तो एक संबंध समुच्चय n में, n किसे कहते हैं, n बोलते हैं प्राकृत संख्याओं को, 1 2 3 4 5 से लेकर अनंत तक। तो ये संबंध है कि a बराबर, जो पहली वाली संख्या है
b-2, यानी कि b दूसरा वाला है ना, तो b से वो 2 कम है, तो a बराबर b-, और जो b है वो 6 से ज़्यादा है, मतलब ये दूसरी वाली संख्या। तो दिमाग थोड़ा सा, मतलब इसमें ये वाला जो क्वेश्चन है ये तो मेरे ख्याल से अभी का भी क्वेश्चन नहीं है, मेरा कहने का मतलब है ये 12 का क्वेश्चन नहीं है, ये है कक्षा 11 का। जिससे तो संबंध का क्वेश्चन है, इसमें कहीं भी सतुल्य, सममित, संक्रामक की बात हुई नहीं हुई। इसमें तो केवल ये कह रखा है कि बताओ कि ये संबंध है, तो सही उत्तर चुनो कि इस वाले संबंध में क्या होगा, ये होगा, ये होगा, ये होगा। इसका मतलब ये संबंध का क्वेश्चन है, सिंपल सा। ठीक है, तो क्या संबंध है? सबसे पहले तो देखो, हम तो इसके लिए हमें अलग से सॉल्व नहीं करना, इन्हीं को चेक करना है, चारों आंसर को। ठीक है ना, तो हमें सबसे पहले तो क्या लिखा है, ये लिखा है कि b का, देखो मैं पहले कुछ चीज़ें बताऊँ। सबसे पहले कि लिखा हो b का मान 6 से बड़ा है, मतलब b मतलब दूसरा वाला नंबर, b दूसरा ही तो है, तो b का मान 6 से बड़ा है, तो 6 से बड़ा है। तो देखो यहाँ 4 दूसरा 6 से बड़ा है, तो ये आंसर तो वैसे ही गलत हो गया, ये वाला आंसर। ठीक है ना, क्यों गलत हुआ? क्योंकि ये 6 से बड़ा ही नहीं है, ये 4। ठीक है, फिर नेक्स्ट है 8 6 से बड़ा, सही है। 8 6 से बड़ा सही है। 7 6 से बड़ा सही है, यानी कि ये आंसर तो गलत है। ठीक है, अब इन तीनों में से कोई सही होगा। अगला क्या लिखा हुआ है, a बराबर b-2। a जो पहला वाला है वो b से 2 कम है। ठीक है ना, पहली संख्या दूसरी उससे 2 कम है, तो 3 देखो 8 से 2 कम है, b-2 गलत, तो ये भी गलत हो गया। ठीक है, ये डिफरेंस इनका नहीं आया। 6 ये 2 कम है, हाँ ये सही है। ठीक है, फिलहाल अभी आगे चलते हैं। 8 ये 2 कम है, नहीं है, ये तो 1 ही कम है। इसका मतलब है यही आंसर है, 6 से भी बड़ा है, इनका अंतर भी 2 से कम है। इसका मतलब इसका आंसर कौन सा होगा, तो ये चेक करके करना, क्योंकि इसमें तो बहुत सारे समय, इसका आंसर केवल 6 8 ही थोड़ी आ सकता है, और भी तो आ सकते हैं इसके आंसर बहुत सारे। ठीक है, तो जो कि अंतर केवल 2 ही हो। ठीक है ना, 4, इसका आंसर क्या आ सकता है, 2 और 4 भी आ सकता है इसका आंसर। ठीक है ना, बल्कि 2 4 भी नहीं आएगा, 8 और 10 आ सकता है इसका आंसर। ठीक है, 8 और 10 आ सकता है आंसर, और 10 और 12 आ सकता है आंसर। ठीक है, 12 और 14 आंसर आ सकता है। तो इसलिए, लेकिन हमें ऑप्शन में से चुनने थे, तो हमारा आंसर तीसरा वाला ऑप्शन आ जाएगा। ठीक है बच्चों, तो जो मैंने क्वेश्चन घर से करने के लिए नहीं दिए थे वो सारे क्वेश्चन मैंने बता दिए, करा दिए। अब जो घर से करने के लिए दिए थे उनमें भी ज़रा कुछ क्वेश्चनों में नज़र मार लेते हैं। घर से करने के लिए मैंने क्वेश्चन दिए थे, उसमें ज़्यादातर क्वेश्चन तुमसे हो गए होंगे। ठीक है ना, और हो जाएंगे आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है ना, लेकिन जैसे फिर भी मैं कुछ चीज़ों में अगर तुम्हें कन्फ्यूज़न होगा, तो जैसे एक क्वेश्चन नंबर 1 का, ठीक है ना, क्वेश्चन नंबर 1 का, और जो थर्ड वाला है, ठीक है, थर्ड वाला है, इसमें क्या था कि ये a बराबर दे रखा था 1 2 3 4 5 6, और रिलेशन r बराबर ही दे रखा था। ठीक है, अगर ये कर लिया तुमने तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है ना, y, और अगर नहीं किया है तो ये बता देता हूँ, आज इसको ही निपटा देते हैं। ठीक है ना, अलग से कुछ नई चीज़ नहीं पढ़ाते इसको। अगर तो इसलिए अभी होमवर्क भी बहुत ज़्यादा कुछ होगा नहीं, अगर तुमने पहले से किया हुआ सब कुछ, तो अभी कुछ होमवर्क है नहीं नया, सब मैंने कराया है। ठीक है, तो ये संबंध है, इसको बताना है तुम्हें कि 32 स्वतुल्य है या सममित में, जांच करनी है हर एक चीज़ की। तो इसमें सबसे पहले स्वतुल्य देख लेते हैं। ठीक है ना, तो घर से करने के दिया था मैंने। तो स्वतुल्य में क्या बताया था मैंने, y बराबर कितना रख देते हैं, x रख देते हैं। तो तब चेक करते हैं कि ये सही हो रहा है कि नहीं हो रहा है। y की जगह मान लो x रखते हो, तो x भाज्य है x से, सही है। x कोई संख्या है, तो इसमें बताया ना स्वयं का संबंध स्वयं से, x भाज्य x से, कोई संख्या खुद से ही भाग चली जाती है, बिल्कुल चली जाती है, x भाज्य x से, सत्य है ना। इसका मतलब है क्या है, ये क्या है, संबंध r जो है वो स्वतुल्य है, कोई भी संख्या खुद से ही चली जाती है। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ ताकि तुम्हें ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस हो, इनको क्वेश्चन को करो। ठीक है, सममित में मैंने क्या बताया था, उल्टा होता है, मतलब अगर ए बी नहीं, यहाँ पे एक्स वाई है तो हम एक्स वाई ले देते हैं, एक्स वाई बिलोंग्स टू आर है। ठीक है, तो वाई एक्स बिलोंग्स टू आर भी होना चाहिए। ठीक है, एक्स वाई का मतलब क्या है, एक्स वाई का मतलब वाई भाज्य, ये बाद वाली भाज्य है, वाई भाज्य है एक्स से। ठीक है ना, ये इससे भाग चली जाती है। इसका मतलब है हमें सममित तब होगी जब उल्टा होगा, क्या, एक्स भाज्य होगी वाई से। लेकिन ऐसा होता है या नहीं होता, पहले बताओ। तो वाई भाज्य है एक्स से, अगर हम कोई संख्या को 6 है वो भाग चली जाती है 2 से, 2 3 6, तो क्या 2 भी भाग जाता है 6 से पूरा नहीं जाता ना। ठीक है ना, तो गलत है ये। अगर वाई भाज्य एक्स से, तो क्या एक्स भाज्य है। ठीक है, एक्स वाई से तुम यहाँ पे नहीं लिखोगे, वाई से भाज्य नहीं है, जब है ही नहीं तो जबरदस्ती क्यों लिखोगे, नहीं है ना। इसका मतलब है वाई एक्स नॉट बिलोंग्स टू आर, उल्टा नहीं होगा बिल्कुल भी। ठीक है ना, वाई भाज्य एक्स, लेकिन एक्स वाई से भाज्य
नहीं तो वाई एक्स नॉट बिलोंग्स टू आर, नहीं है, एक्स वाई तो है, वाई एक्स नहीं, तो इसका मतलब है आर सममित नहीं है। ठीक है, और फिर से इसको ज़रा एक बार देख लो, संक्रामक है, ठीक है ना। तो एक्स वाई बिलोंग्स टू आर, वाई जेड बिलोंग्स टू आर, ये हम ले लेंगे। और ये परिभाषा के अकॉर्डिंग क्या था, तो दूसरी वाली संख्या पहली वाली से भाज्य है, ठीक है ना। तो वाई भाज्य है एक्स से, दूसरी वाली भाज्य है वाई से, ठीक है ना। इसका मतलब जेड भाज्य है वाई से, मतलब दूसरी वाली पहली से भाज्य है, दूसरी वाली पहली से भाग चली जाती है। तो अब हमें सिद्ध करना क्या है, उस पर ज़रा ध्यान दो। हमें सिद्ध करना कि जो ये एक्स है और जेड का संबंध चाहिए, एक्स जेड बिलोंग्स टू आर, सिद्ध करना है मतलब हमें, या सिद्ध नहीं करना, मतलब हमें ये दिखाना है कि ये इन दोनों का रिलेशन हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, वो तो अब उस पर डिपेंड करेगा कि जो आएगा आंसर, ठीक है ना। कुल मिला के लेकिन हमें दिखाना है कि एक्स और जेड का संबंध है भी या नहीं है। तो हमें क्या सिद्ध करना है कि जेड भाज्य है एक्स से, जेड पहले वाले से भाग चली जाती है, ठीक है। तो इसको हम ना एक एग्जाम्पल लेके और अच्छे से, तुम्हारे एग्जाम्पल मन के अंदर रखना है एग्जाम्पल को, ठीक है ना, मन के अंदर रखना, यहाँ पे एग्ज़ाम में लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो मैंने बताया ना, एग्जाम्पल का यूज़ गलत के लिए करते हैं नॉर्मली, ठीक है ना, सही के लिए नहीं करते, क्योंकि सही हो सकता है कोई दूसरी चीज़ गलत आ जाए, ठीक है। तो यहाँ पे देखेंगे हम 2 4 भाज्य है 2 से, तो पहले 2 और 4, फिर 4 से भी जो संख्या चली जाती है वो संख्या लिख लेते हैं, मान लो 8, 4 दूनी 8। अब हमें तो इन और इनका संबंध बताना है ना। तो क्या 8 संख्या 8 2 से भाग चली जाती है, देखो 4 चली जाती है 2 से, 8 चली जाती है 4 से, तो 8 2 से भी चली जाएगी, बिल्कुल चली जाएगी, ठीक है, 2 चौको 8, ठीक है। तो इसका मतलब सही है बिल्कुल ये, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि जेड भाज्य है एक्स से, बिल्कुल सही है, जेड जो ये संख्या जेड है ये एक्स से भी भाग चली जाएगी। तो हमारा जो ये था कि एक्स जेड बिलोंग्स टू आर, ये हम दिखाना चाहते थे, बिल्कुल सही है। तो क्या ये संक्रामक भी संक्रामक है, ठीक है ना। तो आर क्या है, संक्रामक है, ठीक। तो आ गया होगा ये बच्चों समझ में। तो इसमें क्या निकला, इसमें ये निकला कि ये स्वतुल्य आया था, सममित नहीं आया था, ठीक है ना, और संक्रामक भी आ गया था, ठीक है ना। संक्रामक और स्वतुल्य तो है, सममित नहीं है। अब इसमें क्वेश्चन कुछ मैंने घर से जो पहले से करने के लिए दे रखे होंगे तो वो कर लिए होंगे, ठीक है ना। और थोड़ा सा बता देता हूँ, थोड़ा थोड़ा जो छूटा था, देखिए जैसे प्रश्न नंबर 8 है, सीधी कीजिए कि ए बराबर ये है, तो इसमें आर बराबर ए माइनस बी बताना है, सम है, ए माइनस बी सम है, ये रिलेशन सम है का मतलब 2 से भाज्य है। तो ऐसे क्वेश्चन मैं ऑलरेडी करा चुका हूँ, और अभी मैंने ये भी कराया था कि ए माइनस बी 4 से भाज्य है, मॉड ए माइनस, सेम ऐसा ही होगा, 2 से भाज्य, ऐसे ही करना। आगे का बता रहा हूँ, ठीक है ना। प्रमाणित कीजिए कि 1 3 5 के सभी अवयव एक दूसरे से संबंधित है, और 2 4 के सभी अवयव एक दूसरे से संबंधित है। ऐसा ही क्वेश्चन मैंने तुम्हें पहले भी कराया था, 1 3 5 का कोई भी अवयव 2 4 से संबंधित नहीं है। तो बच्चों इसमें ये मतलब इसका ये हुआ कि तुम्हें देखो रिलेशन किन के बीच में आना है, उन संख्याओं के बीच में आना कि जिनका डिफरेंस क्या होना चाहिए, सम आना चाहिए, जिनका अंतर करके सम आएगा। तो खुद ही सोचो अंतर करके सम किस किस का आएगा। देखो अगर तुम विषम संख्याओं का यहाँ पे अंतर लो, विषम संख्याओं का अंतर लो, ध्यान से देखोगे, विषम संख्याओं का अंतर लोगे यहाँ पे कौन कौन सी संख्याएँ, 1 3 और 5, ठीक है ना, 1 3 और 5। जब इनका अंतर लोगे तो हमेशा सम आएगा, किनका, विषम का अंतर 1 3 और 5, ये संख्याएँ 1 3 और 5 घटाओ, इनका अंतर 1 में से 3 गया 2, केवल अंतर ले रहा हूँ, माइनस नहीं देखा, 3 में से 5 गया 2, 5 में से 1 गया 4। देखो सम आ रहा है ना हमेशा 2 से, इसीलिए बोला गया कि 1 3 5 का संबंध 1 3 5 से ही है। 1 3 5 के सभी अवयव एक दूसरे से संबंधित है, मतलब 1 3 5 का 1 3 5 से ही संबंध है, ठीक है ना, इनका आपस में ही संबंध है 1 3 5 का 1 3 5 से, क्योंकि इनका अंतर सम आता है, ठीक है ना। फिर लिखा है 2 4, अब यही तो बचे दोनों, 2 और 4, इन दोनों का संबंध, इसका इस समुच्चय का भी आपस में से एक दूसरे से संबंधित है। क्यों, 2 और 4 का अंतर देखो कितना आ रहा है, 2 आ रहा है, ठीक है। इसका मतलब 1 3 5 का आपस में संबंध है, 1 का संबंध 3 से, 3 का 5 का, 1 का 5 से, ठीक है ना। ऐसी 2 4 में भी 2 का 4 से है, ठीक है, ये भी समझ में आ गया क्योंकि इन दोनों का अंतर सम है। दूसरा उन्होंने कहा है, अब बच्चे सारे पूरे हो गए ना, 1 3 5 है, इनका आपस में कोई संबंध नहीं है, ये बोला है 1 3 5 और 2 4 का कोई किसी अवयव से संबंधित नहीं है। क्यों नहीं होंगे, इनका अंतर करके देखो, मान लो 2 में से 1 घटाओ, कितना आ रहा है, 1 आ रहा है, सम आ रहा नहीं। 4 में से 3 घटाओ, 1 आ रहा है, सम आ रहा नहीं। 4 में से 5 घटाओ, 1 आ रहा नहीं आ रहा, तो इसका मतलब इनका अंतर सम आ ही नहीं रहा, इसलिए बोला गया 1 3 5 का आपस में संबंध है, 2 4 का आपस में संबंध है, लेकिन इन दोनों का आपस में संबंध नहीं है। तो ये मैं ऑलरेडी पहले भी एक ऐसा क्वेश्चन आया था तो बताया था, ठीक है। ये 9 10 तक ये सब हो गए थे। इसके बाद बच्चों
इसमें एक प्रश्न नंबर 7 था, ये भी मैंने बताया था, घर से करने के लिए दिया था। सिद्ध कीजिए कि कॉलेज के पुस्तकालय की समस्त पुस्तकों के समुच्चय में यह आहार ये दे रखा है, एक्स तथा वाई में पेजों की संख्या समान है, ठीक है ना। एक्स तथा वाई में 2 किताबें एक्स तथा वाई पेजों की संख्या समान है, तो तुल्यता संबंध है। इसको कैसे सिद्ध करना मैं ऐसे ही ओरली बता देता हूँ, ये हो सकता है अभी तुमने कर चुके हो तुम इससे, ठीक है ना। एक्स तथा वाई, सबसे पहले हम क्या करते हैं, स्वतुल्य। तो स्वतुल्य के लिए क्या हम सिद्ध करते हैं, स्वतुल्य के लिए करते हैं ना कि एक्स बराबर वाई लिख देते हैं। तो यहाँ लिखेंगे एक्स तथा एक्स में पेजों की संख्या, एक्स तथा एक्स मतलब एक ही किताब, कोई किताब का खुद से ही संबंध, तो एक्स तथा एक्स में पेजों की संख्या समान है। तो सही होगा कि गलत, सही तो है, वही किताब है, उसी किताब में और उसी किताब में पेजों की संख्या समान है, मतलब एक्स और एक्स में पेजों की संख्या समान, बराबर ही तो होगी, वही उसी किताब की बात कर रहे हैं, उसी किताब में पेज, एक्स तथा एक्स में पेजों की संख्या समान, तो ये स्वतुल्य है। दूसरा, हम सम्मित जब करेंगे तो सम्मित में हम क्या लिखेंगे, शुरुआत कैसे करेंगे, एक्स वाई बिलोंग्स टू आर ना, तो हमें सिद्ध करना होता है कि वाई एक्स बिलोंग्स टू आर भी है कि नहीं है, उल्टा। तो एक्स वाई बिलोंग्स टू आर का मतलब एक्स तथा वाई में पेजों की संख्या समान है ना, ठीक है। और हमें सिद्ध करना है कि वाई तथा एक्स में भी पेजों, अरे बात तो वही है, वो घुमा फिरा के तो बोल रहे हैं, एक्स तथा वाई में पेजों की संख्या समान है, या फिर वाई तथा एक्स में पेजों की संख्या समान है, बात तो एक ही है ना। तो अगली लाइन में तुमने लिखना है वाई तथा एक्स में भी पेजों की संख्या क्या समान है, तो वाई एक्स बिलोंग्स टू आर, तो ये समझ में आ गया हुआ। नेक्स्ट है हमें संक्रामक सिद्ध करना है। संक्रामक में 3 संख्याएं लेती हैं, एक्स वाई जेड, तो एक्स वाई बिलोंग्स टू आर और वाई जेड बिलोंग्स टू, मतलब एक्स और वाई में पेजों की संख्या समान है, वाई जेड में भी पेजों की संख्या समान है, तो एक्स और जेड में भी होगी, तीनों में तो संख्या समान हो गई, पेजों की संख्या एक्स वाई में समान है, वाई जेड में तो एक्स और जेड में, तो संक्रामक भी ऐसे करके इजीली संक्रामक आ जाएगा। तो ऐसे तुम्हें बच्चों इसको करना है, ठीक है। एक ही वाला है, अभी देखो, अभी 11वां बताता हूँ, पहले 12वां। सिद्ध कीजिए कि समस्त त्रिभुजों के समुच्चय में T1, देखो ऐसा कराया था, सर्वांगसम वाला कराया था ना, सेम ऐसा ही ये समरूप है। समरूप में क्या होता है, सर्वांगसम और समरूप में बस थोड़ा सा अंतर होता है। समरूप में केवल क्या होता है, समरूप में आकार समान, मतलब ज़रूरी नहीं है कि वो सेम टू सेम, मतलब उनके एक तो एंगल्स समान होते हैं, समरूप त्रिभुज तुमने पढ़े होंगे, और दूसरा क्या होता है, एक तो एंगल्स उनके सेम होते हैं बिल्कुल त्रिभुजों में, और दूसरा जो उनकी भुजाओं का अनुपात होता है ना, वो भी समान होता है, लेकिन ऐसा नहीं होता, सेम नहीं होते, एक छोटा हो सकता है और एक बड़ा हो सकता है, लेकिन दिखने में आकार एक जैसे ही लगते हैं उनके, ठीक है ना, तो वो समरूप त्रिभुज होते हैं। सबसे पहले देखते हैं, यहाँ पे ये लिखा है कि T1 T2 के समरूप है, ठीक है ना, ये संबंध है, तो तुल्यता संबंध है, ये सिद्ध करना है। तो सबसे पहला है स्वतुल्य, तो T1 कोई खुद के ही समरूप होगा, बिल्कुल होगा, ठीक है। नेक्स्ट है ये सेम टू सेम सर्वांगसम की तरह करना है, ठीक है ना। T1 T2 के सर्वांगसम में तो T2 भी T1 के समरूप होगा, T1 T2 के समरूप है तो T2 होगा बिल्कुल, ठीक है ना। ऐसी T1 T2 को कर लोगे। मैं तुम्हें मेनली ये बताना चाह रहा था, भुजाओं 3 4 5 वाले समकोण त्रिभुज T1, ठीक है ना, और 5 12 13 वाले समकोण T2 तथा भुजाओं, कुल मिला के 3 त्रिभुज दे रखे हैं। एक 3 4 5 वाला समकोण त्रिभुज है, दूसरा है 5 12 13 वाला समकोण त्रिभुज है, और तीसरा है 6 8 10 वाला समकोण त्रिभुज 3। तो बताया क्या है, T1 T2 T3 में से कौन से त्रिभुज परस्पर संबंधित है, किसका संबंध है। देखो बच्चों, संबंध किसका है, संबंध है जबकि वो समरूप त्रिभुज है, उन्हीं का तो संबंध है, ठीक है ना। सर्वांगसम का भी हो सकता था संबंध, ठीक है, यहाँ पे समरूप का संबंध है, ठीक है, समरूप। तो यहाँ पे सबसे पहले तो समकोण त्रिभुज को अपने दिमाग से निकाल दो कि समकोण त्रिभुज, ठीक है ना। तो समकोण त्रिभुज को भी अगर हम दिमाग से निकाल रहे हैं, ज़्यादा उसको जोड़ देने की ज़रूरत नहीं। मेन जो है इसमें है ये जो 3 4 5 लिखा है ना, 5 12 13, ये भुजाओं की जो लंबाई लिखी हुई है, इससे पता लगाना है हमें कि किसका संबंध है। संबंध उन्हीं त्रिभुजों का है ना जो समरूप हैं। तो समरूप में मैंने क्या बताया कि उनकी भुजाओं का रेशियो है, जो अनुपात है वो बराबर होता है। तो देखो किसका अनुपात बराबर आ रहा, 3 4 5 और 5 12 13, इनका अनुपात बराबर आ रहा, 3/5 4/12 5/13 नहीं आ रहा ना। ऐसे ही देखो 5 और ये इन दोनों का अनुपात देखो, 5/6 12/8 13/10, गलत है, नहीं आ रहा। लेकिन ध्यान से देखोगे इसका 3 4 5 और इनका अनुपात एक जैसा आ रहा है, 3/6 3 दूनी 6 4 दूनी 8 5 दूनी 10, कोई अनुपात आ रहा है ना, 1:2 1:2 1:2, ठीक है। 3 दूनी 6 4 दूनी 8, एक ही अनुपात आ रहा है, इसका मतलब ये समरूप त्रिभुज है। तो किस किस का संबंध है, T1 का संबंध T3 से है, इसलिए संबंध है क्योंकि ये दोनों त्रिभुज T1 और T3 परस्पर संबंधित है। तुम ऐसे लिखोगे T1 तथा T3 परस्पर संबंधित है क्योंकि इनकी भुजाओं का अनुपात क्या है, समान है, इसलिए ये समरूप होंगे। अतः इनका आपस में क्या है, T1 और T3 का संबंध
है, ये लिखा जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 13, समस्त बहुभुजों के समुच्चय में ये है संबंध। बहुभुज मतलब त्रिभुज, चतुर्भुज, बहुभुज मतलब बहुत एक समुच्चय ऐसा जिसमें बहुत सारे बहुभुज हैं, 2 भुजाओं वाले भी हैं वहाँ पे, 3 वाले भी हैं, 4 वाले भी हैं, 10 वाले भी हैं, 20 वाले भी हैं। ठीक है, रिलेशन किस किस के बीच में, P1 तथा P2 की भुजाओं की संख्या समान है। देखो बच्चों, इसमें रिलेशन उनके बीच में जिनकी भुजाओं की संख्या समान है। ठीक है, तो सबसे पहले हम करते हैं इसमें स्वतुल्य। स्वतुल्य के लिए क्या है, P1 तथा P1 मतलब एक ही लेते हैं, कोई एक ही बहुभुज लेते हैं, तो किसी एक ही बहुभुज की भुजाओं P1 तथा P1 की भुजाएं समान है होंगी बिल्कुल, P1 एक ही तो है। उसी मान लो त्रिभुज है, बोल रहे हैं कि उसी त्रिभुज की भुजाओं की संख्या से समान है, तो वो तो होगा ही, P1 और P2 एक ही बात तो है। नेक्स्ट है P1 तथा P2 की भुजाओं की संख्या समान है, और हमें सिद्ध करना है P2 तथा P1 की, बात तो एक ही है। P1 और P2 की संख्या समान है या P2 या P1 की, बात तो एक ही है, तो ये सममित भी आ गया। और नेक्स्ट है संक्रामक के लिए करना था, 3 लेते हैं, P1, P2 और P3। तो P1 और P2 की तो भुजाओं की संख्या समान है, P2 और P3 की भुजाओं की संख्या भी समान है, तो क्या P1 और P3 की होगी तो तीनों की तो समान है, तो P1 और P3 की भी हो जाएगी। इसका मतलब है कि ये क्या हो जाएगा, संक्रामक हो जाएगा तीनों, और ये आराम से क्वेश्चन हो जाएगा। ठीक है ना। अब मैं तुम्हें लास्ट वाला बताना चाह रहा था, 3, 4 और 5 लंबाई वाली भुजाओं वाले समकोण त्रिभुज से संबंधित समुच्चय ए के सभी अवयवों का समुच्चय ज्ञात कीजिए। ठीक है, थोड़ा सा समझना है इसको। अगर तुम्हें जैसा कि तुम्हें वो करने की कोशिश की जाएगी, 3, 4 और 5 से लंबाई से कोई भी मतलब नहीं है। ठीक है ना, समकोण त्रिभुज लिखा है ना, उससे भी कोई मतलब नहीं है। ठीक है, ध्यान से देखोगे संबंध था किन किन का, संबंध था P1, संबंध तब हो रहा था इन आकृतियों में P1 तथा P2 की भुजाएं अगर समान होंगी। तो बच्चों, समान का मतलब है कि भुजाएं समान होनी थी, लंबाई से कोई मतलब नहीं था। मतलब कहने का मतलब था भुजाएं किस किस की, जैसे मान लो त्रिभुज है तो त्रिभुज का संबंध त्रिभुजों से होना था। चतुर्भुज है, जिनकी 4 भुजाएं उनका संबंध 4 भुजाओं से होना था। 5 भुजाओं वालों का 5 भुजाओं से। तो यहाँ पे कुल मिलाकर उन्होंने बोला है कि एक तरीके से ये त्रिभुज है ना, तो इसका संबंध किस किस से होगा, तो इसका संबंध सभी त्रिभुज, इसका आंसर तुम्हें लिखना है, क्योंकि 3 भुजाओं वाले जो भी आकृतियाँ उनका संबंध 3 भुजाओं वालों से ही होगा ना। तो 3, 4, 5 से कोई मतलब नहीं है, समकोण से कोई मतलब नहीं है, मतलब केवल त्रिभुज से है। तो त्रिभुज का संबंध क्या था, त्रिभुज से ही होना था, तो इनका संबंध सभी त्रिभुजों से होगा। बस ये लिखना है, इसका आंसर है सभी त्रिभुजों से होगा। नेक्स्ट है लास्ट वाला क्वेश्चन नंबर 14। मान लीजिए XY में समस्त रेखा, ये ऐसा क्वेश्चन कराया था लेकिन लंब वाला कराया था। ठीक है ना, ध्यान से देखो, दो में L1 L2 हैं और L1 समांतर है L2 के। अब लंब नहीं है, L1 L2 के समांतर है। ठीक है ना, तो बताना है कि ये तुल्यता संबंध, तो आराम से कर लोगे। पहले मैंने जब तुम्हें कराया था कि स्वयं से L1 एक ही रेखा है, तो वो अपने पे लंब होती है, नहीं, तो वहाँ हमने स्वतुल्य गलत बोला था, स्वतुल्य नहीं है। लेकिन यहाँ पे समांतर की बात हो रही है, तो कोई रेखा स्वयं के समांतर होती है, बिल्कुल होती है। कोई रेखा है वो अपने साथ ही 0 डिग्री कोण बना रही है, तो खुद के तो समांतर है, तो स्वतुल्य भी होगा। सम्मित का मतलब हो गया L1 समांतर है L2 के, तो क्या L2 भी L1 के समांतर होगी, बात तो एक ही है, वही तो होगी। और संक्रामक में L1 L2 के समांतर है, एक रेखा और ले लो L3, और वो L2 L3 के समांतर है। L1 L2 के समांतर है, L2 के समांतर L3 है, तो क्या पहली वाली लास्ट वाली के समांतर होगी, बिल्कुल होगी। ठीक है ना, ये रेखा मान लो L1 है, इसके समांतर है ये L2 है, और L2 के समांतर L3 है, तो बताना ये पहली वाली L1 और L3 समांतर होगी। उस टाइम पे लंब वाले केस में गलत आया था, ध्यान रखना। तो अभी लेकिन तीनों केसेस सही आएंगे। ठीक है, तो ये तुल्यता संबंध हो जाएगा। ठीक है, तो ये तुल्यता संबंध है। अब नेक्स्ट है लास्ट वाला है, तो y = 2x+4 से समस्त रेखाओं का समुच्चय ज्ञात है। तो बताना है कि इससे संबंधित समस्त रेखाओं का समुच्चय। तो बच्चों, अभी संबंध है किस किस के बीच में, संबंध है उन रेखाओं के बीच में संबंध है जो एक दूसरे के समांतर हैं। तो तुम्हें क्या करना है, एक ऐसी रेखा का समीकरण लिख लेना जो इससे समांतर हो। तो बच्चों, ऐसी रेखा का समीकरण मैं तुम्हें बता देता हूँ क्या है। तुम यहाँ पे हमेशा वो रेखाएं समांतर होती हैं, किस टाइप की रेखाएं समांतर होगी मैं बता देता हूँ। y = 2x+5, ये वो भी उसके समांतर होगी। y = 2x+7, y = 2x+8, मतलब y भी वही रहना चाहिए, 2x भी वही रहना चाहिए। यहाँ पे तुम कुछ भी बदलते रहो ना, वो सारी रेखाएं परस्पर समांतर होंगी। तो कुल मिला के तुमने इसका आंसर में लिख देना है, इस रेखा से संबंधित जो रेखाओं का समुच्चय है y = 2x+c होगा अपनी ओर से, क्योंकि तुम इतने सारे तो लिखोगे नहीं, 5 या 7 8, c को ये कांस्टेंट ले लेना। तो इसका आंसर लिखोगे y = 2x+c। ठीक है,
और ये तो हो ही गए थे। और एक क्वेश्चन और कौन सा बचा था, ये वाला ना, सिद्ध कीजिए कि किसी समतल बिंदु P की मूल बिंदु से दूरी बिंदु Q की मूल बिंदु से दूरी के समान है। ठीक है। तो इसमें देखो, इसमें सबसे पहला तो पहले ये कर लेंगे क्या कि P और Q स्वतुल्य के लिए तो P और Q बराबर P रख देना। तो बिंदु P की मूल बिंदु से दूरी और Q को भी P लिख दो, बिंदु P की मूल बिंदु से दूरी के समान। तो बात तो बराबर ही है, P की मूल बिंदु से दूरी और P की मूल बिंदु से दूरी, तो स्वतुल्य तो ये हो गया। नेक्स्ट है सममित। सममित में क्या करते हैं हम, पी क्यू बिलोंग्स टू R है तो हमें क्यू पी बताना है। तो यदि बिंदु P की मूल बिंदु से दूरी बिंदु Q की मूल बिंदु से दूरी के बराबर है, तो क्या बिंदु Q की मूल बिंदु मतलब उल्टा इस ये वाले को पहले मतलब P की जगह Q लिख देंगे और Q की जगह P लिख देंगे, वो भी होगा, बिल्कुल होगा, बात तो एक ही है। ठीक है। और नेक्स्ट है लास्ट वाला संक्रामक। संक्रामक में P और Q होगा पहले, फिर Q और R होगा, फिर P और R भी आ जाएगा, बहुत ईजीली क्वेश्चन हो जाएगा। ठीक है ना। पुनः सिद्ध कीजिए कि सभी बिंदुओं का समुच्चय से होना एक ऐसे वृत्त को निरूपित करता है जिसका केंद्र मूल बिंदु पर है। तो बच्चों देखो, इन्होंने बोला है कि बिंदु P जो है वो क्या है, बिंदु P Q ये जो इस तरीके से चल रहा है वो क्या है, वो एक वृत्त को निरूपित करता है। तो वृत्त को निरूपित करेगा क्यों, इसलिए करेगा कि उसकी मूल बिंदु से जो दूरी है, ठीक है ना, और एक ऐसे वृत्त को निरूपित कर रहा है जिसका केंद्र मूल बिंदु पे है। तो देखो, मूल बिंदु से P की दूरी, मूल बिंदु से Q की दूरी, मूल बिंदु से R की दूरी समान है, तो उससे क्या बनेगा, एक वृत्त तो बन जाएगा। हम और एक स्थिर बिंदु है उससे हमें दूरी स्थिर रखते हैं तो इससे वृत्ति तो बनता है। ठीक है ना। और उसका केंद्र बिंदु कितना होगा, O होगा, तो ये हम इसमें लिखेंगे। तो इस तरीके से ये प्रश्नावली पूरी होती है। तो ये तुम घर से करोगे। इसके साथ ये प्रश्न एक कंप्लीट हुई।